Psychology Now Easy with GT Education YouTube channel. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काउंसलिंग भी हमने पढ़ा था और कुछ बेसिक्स का कंटेंट हमने काउंसलिंग के रिगार्डिंग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एथिक्स ऑफ काउंसलिंग। एथिक्स क्या नॉर्म्स होने चाहिए, एथिकली आप जो कर रहे हो नॉर्म्स क्या होनी चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, उसके क्या प्रोफेशन है, आपका जो प्रोफेशन उसकी कितनी वैल्यू है, क्या वैल्यू है, कैसे उसको आप मेंटेन कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन, कॉमन डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। Ethics of counseling is a guideline rules directing the relationship between the counselor and counseling। तो ये क्या बता रहा है कि जो काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस हमें ये शो कर रहा है, जिसे हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। और ये कोड ऑफ कंडक्ट किसने हमें दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि अमेरिकन पर्सनल गाइडेंस एसोसिएशन, जिसे AGPA के नाम से हम जानते हैं, तो अमेरिकन पर्सनल गाइडेंस एसोसिएशन, इन्होंने हमें ये एथिक्स ऑफ काउंसलिंग शो किया है। ठीक है, लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड द काउंसलिंग। रिलेशन क्या होने चाहिए, काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में क्या रिलेशन होने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में आगे। काउंसलर शुड रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ दिस काउंसलिंग। तो भाई काउंसलर को पहली बात कि जब कोई भी पर्सन आपसे साइकोलॉजिकल डिसीज वाला कोई भी पर्सन आपके पास मिलने आना है, तो यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, दैट इज योर क्लाइंट, दैट इज योर व्हाट आई से, दैट इज योर साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो ऑब्वियसली आप कहीं पर जाओगे कोई बीमारी लेकर, तो डॉक्टर अगर आपकी हंसी मजाक उड़ाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ द काउंसलिंग। काउंसलर शुड कीप द पर्सनल मैटर ऑफ द काउंसलिंग कॉन्फिडेंशियल। जो भी काउंसलिंग की जो भी पर्सनल मैटर है उसे हम लोग क्या रखना है, बिल्कुल टोटली कॉन्फिडेंशियल रखना है। ठीक है, इस बात को आप पहले भी समझ चुके हो। ठीक है, नंबर थर्ड, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट शुड बी डन इन सच अ वे दैट इट कैन मेक द काउंसलिंग एक्टिव इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम कंस्ट्रक्टिवली। तो कहता है कि जब कभी भी आप इंटरेक्शन करते हो और उसका जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कैसा होना चाहिए, तो रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि जो काउंसिल है, जिसके पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल डिजीज है जिसका, वो एक्टिव होना चाहिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ना कि वो अपने प्रॉब्लम में और डेप्थ हो जाए। ठीक है, तो इस तीन चीज का हमें ध्यान में रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसिलर एंड द काउंसिलिंग। नंबर टू, रिलेशन ऑफ द काउंसिलर विथ देयर ऑक्यूपेशन। भाई ये यहाँ पर एक और चीज हमारी है कि काउंसलर का उसके ऑक्यूपेशन के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। काउंसलर शुड मेंटेन द हायर स्टैंडर्ड ऑफ द काउंसलिंग। अपना काउंसलिंग इतना लेवल का होना चाहिए कि सामने वाला बंदा बिल्कुल फ्लैट हो जाए, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके ही अपने पास से जाए। ठीक है, नंबर टू, काउंसलर शुड एक्सपेक्ट द एथिकल बिहेवियर फ्रॉम हिज को वर्कर्स। उसके साथ काउंसलर के साथ जो भी अदर वर्कर्स है, जो भी काम कर रहे हैं, उसके अंडर वर्क कर रहे हैं, उसके सुपीरियर अथॉरिटी है या उसकी जो उसके नीचे काम करने वाले जो अथॉरिटीज है, उन सब से उसको एक प्रॉपरली एथिकल बिहेव करना चाहिए। काउंसलर शुड बी जेन्यून इन हिज रिलेशनशिप विद द काउंसिली, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। काउंसलर और काउंसिली के बीच में एक डॉक्टर और एक पेशेंट का ही रिलेशन मेंटेन रखना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग while you are doing the counseling. Number three, relationship of the counselor with अदर रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो काउंसिलर का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, उसके ही जैसे जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ काउंसिलर का कैसा बिहेवियर होना चाहिए। इट मे बी हैपन दैट काउंसिलर रिकमेंडेड द क्लाइंट टू द कंसल्ट अनदर कंसल्टेंट सम टाइम टू द साइकियाट्रिक आल्सो। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई काउंसलिंग जो साइकोलॉजिकल इश्यूज जो लेकर बंदा लेकर आया है, तो उसका प्रॉब्लम आपसे सॉर्ट आउट नहीं होता। जैसे डॉक्टर कहते भाई आप एक काम करिए, बड़े हॉस्पिटल में जाकर वहां पर रेफरेंस एक बार दे दीजिए, आपका ज्यादा चेकअप वहां होगा। जो PG होते हैं, ठीक है, जनरल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर्स होते हैं, GP जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर क्या करते हैं, उनसे जब तक प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो दे ट्राइंग। अगर दे आर नॉट सक्सेस टू कंप्लीट योर वर्क, दे विल रेफर टू द अदर हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, हमारे साइकोलॉजी का जो ऑक्यूपेशन उसमें भी ऐसा ही होता है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो आपसे कंसल्ट नहीं कर सकते, तब आपको क्या करना पड़ता है, आपको अनदर कंसल्टेंट के पास उस पेशेंट को भेजना पड़ता है।
नंबर 4, रिलेशनशिप ऑफ द काउंसलर विद हिज ओन सेल्फ। भाई अपने साथ, अपने आप, अपने साथ उसका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, रिलेशनशिप होना, उसके बारे में बात यहाँ पर है। काउंसलर शुड नॉट काउंसिल एट द कॉस्ट ऑफ हिज पर्सनल लाइफ। काउंसलिंग कैसे करना है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि जब कभी भी कोई भी पर्सन आपके पास अपना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेकर आता है, तब आपको ऐसे नहीं, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एक था मेरे साथ, नो, यू डू नॉट हैव टू डिस्कस योर पर्सनल लाइफ विद दैट पर्सन, बट यू हैव टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मैनेज करके रखना है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोड ऑफ कंडक्ट हमें कौन प्रोवाइड करता है? तो दे आर द गिवन बाय द नेशनल वोकेशनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस एसोसिएशंस, जिसे हम लोग NVGA के नाम से जानते हैं, जो 1980 से ये वर्क प्रॉपरली करते आ रहे हैं। ठीक है, अब नंबर 2, साइकोथेरापी क्या है? चलो अब साइकोथेरापी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। हमने काउंसलिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा, नाउ वी आर स्टार्टिंग साइकोथेरापी। साइकोथेरापी क्या है? तो कि भाई अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स देखे थे वो प्रॉब्लम्स बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे एंजाइटी आ गया, एक फोबिया हो गया, या कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम डिप्रेशन हो गया, छोटे लेवल पर जब प्रॉब्लम होता है तब हम लोग काउंसलिंग का इस्तेमाल करते हैं। But sometimes the problem is bigger than expected. At that time, we need a psychotherapy. Let's begin with the psychotherapy. In human life, mental and physical health is very important. For the physical problem, we take the treatment of the doctor. From the mental disorder for the guidance, the role of a psychiatric, साइकोथेरापिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको बुखार आया, आपको सर्दी खांसी फीवर जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, आपके फिजिकल प्रॉब्लम के लिए यू मे गो टू विद द डॉक्टर। ठीक है, एमबीबीएस या बीएचएमएस डॉक्टर के पास जाओ, दे गिव यू सम मेडिसिन एंड दे विल सॉर्ट इट आउट। बट जब कभी भी आपको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, देन यू नीड अ गाइडलाइंस, जस्ट अ मिनट, देन वी नीड अ guidance of the psychiatric. Oh, sorry, it's not working. Perfect. We need a guidance of the psychiatric. We need a guidance of a psychotherapist, and sometimes we need a clinical psychologist to sort it out our mental disorder. ठीक है, तो इस बात को हमें खास ध्यान में रख के चलना है। Here we will talk about the psychotherapy. Then let's begin with the what is the definition of the psychotherapy. Psychotherapy professional relationship is established between the trained psychotherapist and the counselee who is giving the problems. Clinician develop the resulting and accepted behavior patterns. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये जो रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन या द वर्ड्स इज गिवन, प्रोफेशनल रिलेशनशिप किसके बीच में होना चाहिए? एक साइकोथेरापिस्ट के बीच में, और दूसरा अगेन आवर काउंसलिंग, है ना। अब काउंसलिंग कौन है? जिसके पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके पास, as a result of which the mental health of the patient is improving. The various definition of mental health are as under. तो भाई यहाँ पर जब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि काउंसलर से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता, देन दे रिफर टू द साइकेट्रिक। अब साइकेट्रिक क्या करता है? दे आर प्रोसीडिंग सम साइकोथेरापी ऑन द काउंसलिंग, और वी कैन से द साइकोलॉजिकल इश्यूज प्रॉब्लम। ओके, सो psychotherapy is the treatment. ये definition is given by the James Trevor. Psychotherapy is the treatment of a mental disorder by using a psychological method. तो साइकोथेरापी क्या है? एक तरह की ट्रीटमेंट ही है, जैसे हमारे पास हम लोग जो बेसिक ट्रीटमेंट हमारे पास होती है, वैसे ही भी एक तरह की ट्रीटमेंट ही है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट होती है, ये ट्रीटमेंट हम कैसे मिलते हैं भाई? साइकोलॉजिकल मेथड्स कुछ होते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको जो थेरापी मिलती है उसे हम लोग कहते हैं साइकोथेरापी कहते हैं। लैनर और क्यूब ने हमें क्या डेफिनेशन दिया है? तो लैनर और क्यूब ने हमें डेफिनेशन दिया है कि साइकोथेरापी इज अ प्रोसेस of solving problem or illness by using a psychological method, और problem solved by the psychotherapy are usually emotional or a psychological। ठीक है, तो भाई यहाँ पर लैनर और क्यूब ने भी सेम डेफिनेशन दी है जो जेम्स एंड ट्रेवर ने दी है। सब फर्क इतना है कि उन्होंने एक चीज और लाइन ऐड कर दी है, द प्रॉब्लम सॉल्व बाय द साइकोथेरापी आर यूजुअली इमोशनल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो ये दो चीज है।
अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द काउंसलिंग एंड द साइकोथेरापी। ठीक है, एक चीज को खास ध्यान में रख के चलना है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द साइको काउंसलिंग एंड द साइकोथेरापी, है ना। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कि close relationship can be seen between the psychotherapy and counseling. Both words are sometimes used as synonyms. Sometimes these words are used for showing a different process. Some experts have shown the difference between counseling and psychotherapy. अब देखो, साइकोलॉजी में काउंसलिंग भी होता है और साइकोलॉजी के अंदर साइकोथेरापी भी होता है। साइकोथेरापी जो है वो ज्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के थ्रू या साइकेट्रिक के थ्रू दिया जाता है, जबकि काउंसलिंग के लिए एक ऐसा बंदा है जिन्होंने सिर्फ एमए विद द साइकोलॉजी किया है, दे कैन प्रोसीड फॉर द काउंसलर। बट साइकोथेरापी के लिए यू नीड अ स्पेसिफिक मेडिकल फील्ड नॉलेज। ओके, सो ये छोटी बात है, लेकिन वैसे देखने जाए तो दोनों वर्ड्स कभी कभी एज अ सिनोनिम्स भी यूज होते हैं। ठीक है, तो ब्लोच है 1966, पेट्रोफेसा हॉफमैन और स्पेल्ट 1984। इन्होंने साइकोथेरापी और काउंसलिंग को दोनों की जो एम है, बराबर, वो अलग अलग बताए हैं। ठीक है, तो क्या एम ऑफ साइकोथेरापी क्या दिया हुआ है उन्होंने? एम्स ऑफ साइकोथेरापी की अगर हम बात करें तो आर थेराप्यूटिक, बराबर, उनको थेरापी की बात दी है। जबकि एम ऑफ अगर काउंसलिंग की हम बात करते हैं तो वो क्या है? डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। मतलब मैंने जैसे बताया आपको कि अगर आपको डिप्रेशन है तो साइकोलॉजिकल काउंसलर जो होता है वो सिर्फ आपको अवेयर करता है कि आपके पास इतना इतना प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को, आपको अवेयर करना मतलब आपको एजुकेशन दे रहा है वो, कि आप इस चीज को समझकर इस चीज को आप सॉर्ट आउट कर सको। जबकि साइकोथेरापी के अंदर क्या होता है, एक प्रॉपरली आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे मेडिसिन वगैरह आपको दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में आगे। तो भाई, ब्राइमर और शॉर्ट्रॉम ने हमें डिफरेंस बताया गया है कि साइकोथेरापी और काउंसलिंग के बीच में कितने कितने डिफरेंस है, वो यहाँ पर हमारे सामने है। तो लेट्स बिगिन विद द डिफरेंस बिटवीन द साइकोथेरापी एंड द काउंसलिंग। तो सबसे पहला पॉइंट, साइकोथेरापी का हम बात करें तो इट गिव्स सपोर्ट एंड इज हेल्पफुल इन द लाइफ क्राइसिस ऑफ द पेशेंट। तो क्या है, हमें वो सपोर्ट देता है। क्या देता है? सबसे पहली बात, सपोर्ट देता है, और हमारी लाइफ क्राइसिस के अंदर वो हमें क्या करता है? हेल्पफुल होता है। दूसरी बात, अगर काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो दे आर गिव जस्ट एक्नॉलेजमेंट टू द यूजुअल लाइफ प्रॉब्लम। जैसे मैंने बोला, डिप्रेशन हो गया या फिर आपका एंजाइटी हो गया या फिर आपके छोटे जो प्रॉब्लम्स है, आप कहीं फंसे हुए हो लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो दैट इज योर, तब वो काउंसलिंग से प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मैनिया ले लो या फिर हमारे दूसरे प्रॉब्लम्स ले लो, ठीक है, जो मेंटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, तब हमें साइकोथेरापी की रिक्वायरमेंट रहती है। चलो, साइकोथेरापी जो होता है वो इट पुट मोर स्ट्रेस ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड ट्रॉमा। साइकोथेरापी कब दी जाती है? जब आपके पास्ट जो एक्सपीरियंसेस है, आपके पास्ट के जो शॉक्स है, आपके पास्ट के जो ट्रॉमा थे वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं, देन यू नीड अ साइकोथेरापी। जबकि काउंसलिंग कब आपको यूज करना है? कि जब आपके प्रेजेंट लाइफ के प्रॉब्लम है ना, आपकी प्रेजेंट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे प्रॉब्लम, मतलब मैंने जैसे बोला कि एंजाइटी डिप्रेशन दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ टुडेज। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम के लिए आप काउंसलिंग यूज कर सकते हो। नंबर थ्री, इट गिव्स इंपोर्टेंट टू सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस मेंटल ऑपरेशंस। देखो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अच्छा ही है, सबकॉन्शियस एंड द कॉन्शियस मेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, ये आपके सबकॉन्शियस जो आप पर बीत चुका है, जो आपने ऑलरेडी सह चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी था, लेकिन वो भी आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, तो पुरानी बात और नई बात दोनों में ये साइकोथेरापी यूज होती है। जबकि काउंसलिंग कब यूज होता है? जब आपके कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस है उसी के अंदर होता है। हियर एनालिटिकल व्यू इज एडोप्टेड फॉर द प्रॉब्लम। आपकी हर छोटी छोटी बात को एनालाइज किया जाएगा, देन दे कम टू द सॉल्यूशन, बराबर। और यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है? व्यू पॉइंट इज यूट, आप कैसे चीजों को देख रहे हो उसका यूज करके आपको काउंसलिंग के अंदर सॉल्यूशन दिया जाता है। साइकोथेरापी जो होता है वो रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ अ सीवियर टाइप ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम, जबकि आपका काउंसलिंग हो माइल्ड इमोशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है।
यूजुअली प्रोसेस ऑफ अ साइकोथेरेपी लास्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। साइकोथेरेपी जो होती है वो लंबे समय तक होती है, जबकि काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम एग्जांपल ले, तो आपको फीवर आया, ठीक है, तो फीवर एक शॉर्ट टाइम पीरियड है। लेकिन आपको मलेरिया हो गया या आपको ऐसी कोई डिसीज हो गई, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, आपको कैंसर वगैरह हो गया, तो इनकी जो आपकी प्रोसेस होती है वो लंबे समय तक रहती है। वैसे यहाँ पर भी कुछ ऐसी थेरापी होती है, कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिनको पॉप अप करने में, जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको लंबा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो हमने डिफरेंस देखे हैं साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के बीच में, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप कैसे प्रोसेस कर सकते हो साइकोथेरेपी को? अगर आपको प्रोसेस करना है तो आप कैसे कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो कहते हैं कि साइकोथेरापी जो है, साइकोथेरापी का मेन गोल क्या है? तो कि पेशेंट को मोर क्रिएटिव और सेल्फ अवेयर और री एस्टेब्लिश करना, ये साइकोथेरापी का मेन गोल है। ठीक है, एक ऐसा पेशेंट है जो लंबे समय से सोशल में नहीं आ रहा है, लोगों से अलग रहता है, आइसोलेट रहता है, बात नहीं करता, उसकी बात है किसी को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, तब इस केस के अंदर हमें साइकोथेरापी यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो साइकोथेरापी की जो प्रोसेस है वो हमने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किए। लेट्स फर्स्ट, नंबर 1, कि आपका इनिशियल स्टेज क्या होना चाहिए। ठीक है, बिगिन विद द येलो कलर। इनिशियल फेस आपका क्या होना चाहिए? In this phase, the first therapeutic alliance is established, which is known as a rapport. है ना? देखो फिर से बता रहा हूँ, आपका रैपो जब तक बिल्ड नहीं होगा, यू नेवर बी अ गुड पर्सन एज अ काउंसलर, नॉट यू विल बी अ गुड पर्सन एज अ थेरापिस्ट। है ना? तो कभी भी कोई भी पेशेंट के साथ जब तक आपका रैपो बिल्ड नहीं होगा, तब तक पेशेंट को आपके ऊपर किसी भी तरह का ट्रस्ट नहीं होगा। है ना? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ रैपो। Patient and the psychotherapist both together undergo a contract to carry out the therapeutic measure, decide their goals and objective and also the limitations। है ना? तो दोनों, एक पेशेंट और दूसरा साइकोथेरापी, दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे कि उनकी जो थेरापिक मेजर है वो दोनों को पता होगी, उनके जो गोल्स है वो दोनों को पता होंगे, और उनके ऑब्जेक्टिव और उनकी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। अगर आपको इन बातों से बिल्कुल अवेयर हो, देन यू कैन प्रोसेस फॉर द मिडल फेज। मिडल फेज के अंदर क्या है? ये आपका रियल स्टेज है, जिसके अंदर आप अंडरटेकिंग करते हो प्रोसेस ऑफ एक्चुअल थेरापी। सम प्रॉब्लम आर क्रिएटेड बाय हिज फॉल्टी लर्निंग। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कुछ गलत सीख लिया तो उसकी वजह से वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो पर्सन को आपको रीलर्न करना पड़ेगा विद न्यू एडजस्टिव पैटर्न के साथ, सो दैट देयर अकर्स अ पॉजिटिव चेंज इन द काउंसलिंग। है ना? थेरापीज को भी कभी कभी अनबायस एटीट्यूड के साथ, कॉन्फिडेंशियली के साथ इन सबको आगे बढ़ाना पड़ता है। तो कि जो पर्सन कुछ सीख कर आया है, वो हो सकता है गलत सीखा हो, उसने किसी ने उसको गलत गाइड किया है। तो इन केस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि उसको रीलर्न करना पड़ता है और उसको एक नई एडजस्टिव पैटर्न आपको सिखानी पड़ती है। नंबर थर्ड जो है, द फेस ऑफ अ टर्मिनेशन। ये क्या बताया कि आफ्टर रीचिंग द गोल डिसाइडेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पेशेंट एंड थेरापिस्ट हैज टू बी ब्रिंग एन एंड टू द हिज रिलेशनशिप। एक बार पेशेंट ठीक हो गया, देन यू शुड हैव टू टर्मिनेट दैट रिलेशनशिप इमीडिएटली। इमीडिएटली मींस व्हाट? Casually you have to make a distance with that person. However, the relationship is terminated formally, but follow-up action is required to see that the counselee does not experience a problem or difficulty during the tryout of a newly learned adaptive patterns। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बताया है कि आप जब कभी भी कोई भी पर्सन के साथ
कोई भी पर्सन इन द सेंस के कोई भी काउंसिलिंग के साथ एज ए काउंसलर या एज अ थेरापिस्ट जब आप वर्क करते हो तब वो प्रॉब्लम सॉर्ट होने के बाद आपको उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप स्लोली स्लोली आपको क्या करना है, टर्मिनेट करना है। आज बुलाओ, हफ्ते बाद बुलाओ, 15 दिन बाद बुलाओ, देन कम टू द 1 मंथ, देन कम टू द 2 मंथ एंड ट्राई इट आउट कि उन आपने जो उन्हें सिखाया है दैट शुड बी अडॉप्टेड प्रॉपरली बाय द पेशेंट, है ना। तो ये जो बातें हमने सीखी इसको खास ध्यान में रखें। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है अप्रोच टू द साइकोथेरापी। साइकोथेरापी की क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। मैनी व्यू पॉइंट हैव बीन गिवन रिगार्डिंग साइकोथेरापी। दिस व्यू पॉइंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय various theories and approaches. Now we will discuss some of the approaches of the psychotherapy. साइकोथेरापी को क्या क्या अप्रोच है उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द साइकोथेरापी अप्रोच। तो सबसे पहला अप्रोच है साइको एनालिटिकल अप्रोच। फिर से हमारे जो साइकोलॉजी के फादर है जिसे हम लोग सिगमंड फ्रूड के नाम से जानते हैं, साइको एनालिसिस अप्रोच उन्हीं ने दिया था, 1880 में दिया था। इट इज द ओल्डेस्ट मेथड यूज्ड टुडे। साइकोएनालिटिक अप्रोच हैज प्लेड अ थियोरेटिकल रोल इन द फील्ड ऑफ द साइकोथेरापी। अब साइको एनालिटिकल अप्रोच जब हमने 11th के अंदर पूरा पढ़ा था, 12th के अंदर भी साइको एनालिटिकल अप्रोच हमने रिवीजन किया था, तब हमने देखा था कि कितने स्टेजेस होते हैं, कैसे कैसे स्टेजेस हो उसके बारे में हमें पता है, ठीक है। ये अभी तक की सबसे ओल्डेस्ट मेथड है जो आज भी यूज होती है, ठीक है। चलो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिटिकल अप्रोच द जेनेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइज इन चाइल्डहुड। भाई देख लो, फिर से आ गया कि ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ पर बताई गई है कि आपका जो चाइल्डहुड है वहां पर एक्सपीरियंस आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। द साइकिक ट्रॉमास एंड एक्सपीरियंस in undesirable desirable situation in childhood stimulate an emotionally impulsive state. These impulses are repressed and then they go to the unconscious mind. Clients spend a lot of a psychic energy to keep this impulse in repression and hence are left with a little energy to effectively. तो भाई साइकिक ट्रॉमास जो आपको बचपन में मिले थे, ठीक है, वो साइकिक ट्रॉमास और एक्सपीरियंस एक तरह की अनडिजायरेबल सिचुएशन के अंदर आ जाता है चाइल्डहुड के अंदर। धीरे धीरे क्या होती है कि वो जो इम्पल्सिव स्टेट में आते हैं, इमोशनल इम्पल्सिव स्टेट, तब आपको फिर से वो रिक्रिएट होता है, रिप्रेस होता है। रिप्रेस मतलब क्या कहते हैं उसको कि जो दब चुका था फिर से बाहर आ रहा है, बराबर। और फिर वो कहाँ चला जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा। अब कुछ वक्त ऐसा होता है कि भाई ये ठीक है चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन है इफेक्टिवली अपनी जिंदगी जीता है। The main step of psychoanalysis includes the catharsis, resistance and transference. अब कौन से तीन स्टेप तुम्हारे पास है, तो कि सबसे तीन स्टेप जो है वो है एक कैथारेसिस, रेसिस्टेंस और ट्रांसफरेंस, ठीक है। ये तीन स्टेप है जो साइकोएनालिसिस को इंक्लूड करते हैं। कैथारेसिस के अंदर क्या होता है, पेशेंट फील रिलीव्ड आफ्टर द एक्सप्रेसिंग हिज ऑल इमोशन इन फ्रंट ऑफ द थेरेपिस्ट। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपने क्या कर दिया कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स आपने एक साथ सब कुछ आपने थेरेपिस्ट के सामने एक्सप्लेन कर दिया, देन यू फील व्हाट, रिलैक्स, बराबर। ड्यूरिंग द थेरेपी सडनली स्टॉपिंग while expressing his emotion, forgetting and becoming sick, express the resistance of the unconscious mind of the patients, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि थेरापी के दौरान क्या होता है कि आपका जो प्रॉब्लम आप डिस्क्राइब करते अचानक यू स्टॉप, यू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग और आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन से स्टेज के अंदर आ जाता है, रेसिस्टेंस स्टेज के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जब आप अपने प्रॉब्लम और इमोशंस को एक्सप्लेन करते जा रहे हो, देन यू सडनली फॉरगेटिंग एंड बिकम अ सिक, ठीक है। नंबर थर्ड जो है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफरेंस कहते हैं। ट्रांसफरेंस में क्या होता है, क्लाइंट एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ अ लव, हेट, एंगर, jealousy etc towards the therapist and express them, बराबर। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ऐसा भी होता है थेरापिस्ट को मार भी पड़ती है कमल के रेडा, तो थेरापिस्ट के सामने अपना लव, अपना हेट, एंगर, जेलसी जो भी है वो उसके सामने वो एक्सपीरियंस एक्सप्रेस भी करता है। तो ये जो तीन मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं फ्री एसोसिएशन मेथड के नाम से भी हम जानते हैं उसको, फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम इंटरप्रेटिंग आर आल्सो यूज। चलो,
तो भाई देखते हैं फ्री एसोसिएशन मेथड एक्जेक्टली है क्या, उसके बारे में यहाँ आपको सामने शॉर्ट के अंदर दिया हुआ है। आप जैसे बैचलर और मास्टर्स करोगे तो आपको फ्री एसोसिएशन मेथड का पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ठीक है। In the use of free association technique, first the patient is put in very relaxed situation and then he is asked to say whatever comes to his mind without thinking how shameful, painful, irrelevant or personal his or her ideas may be. तो फ्री एसोसिएशन में ऐसा किया जाता है कि आप जो अ, हमारा पेशेंट जो है उसको बिल्कुल रिलैक्स मोड के अंदर रख दिया जाता है। उसके बाद उसको कहा जाता है कि आप बोलो आपके मन में जो भी आता है ना, शेमफुल हो, पेनफुल हो, इररिलेवेंट हो, पर्सनल हो, कुछ भी हो, जैसा भी कोई भी आइडिया आप बोलो सिर्फ, बराबर, तो बोलेगा। फिर थेरापिस्ट क्या करेगा, इन सारी बातों को एक मीनिंगफुल पैटर्न के अंदर ऑर्गेनाइज करेगा और फिर एक्सप्लेन द पेशेंट द मीनिंग ऑफ हिज आइडियाज फ्रॉम द अनकॉन्शियस। है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलना नहीं चाहते हो लेकिन आपके दिमाग के अंदर कुछ चीजें चल रही होती है, उसकी वजह से क्या होता है आप बोल देते हो। ठीक है। अनकॉन्शियस से कॉन्शियस के अंदर कभी कभी आ जाता है। ठीक है। तो ये फ्री एसोसिएशन मेथड होती है। फ्री एसोसिएशन मेथड बहुत इजी है, कभी भी उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, ड्रीम इंटरप्रिटेशन मेथड। अब ड्रीम इंटरप्रिटेशन मेथड कैसा है, तो क्या भाई, फिर से सपने देखो। ड्रीम इंटरप्रिटेशन मेथड की अगर बात करें तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन मेथड द थेरापिस्ट गिव अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम ऑफ द पेशेंट। कभी कभी आपको खराब और ना देखने वाले ड्रीम्स कभी कभी आ जाते हैं, आप किसी के सामने उसको एक्सप्लेन करते हो तो उसमें से आपको वो ड्रीम क्या है, कैसा था, उसके बारे में बताया गया है। अब ड्रीम जो होता है वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पास्ट में उस चीज को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर है, स्टोरेज है, उसको रखा हुआ है दिमाग ने। ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग वी सी ड्यूरिंग द डे, बराबर। इन अवर डे, अवर पूरा जिंदगी अगर हम बात करते हैं तो पूरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमने देखी हुई है और वो सारी बातें कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर है। ड्रीम में ये होता है कि वो चीजें लौटकर हमें दिखती हैं। फ्रूड क्या बिलीव करते हैं इस बारे में कि फ्रूड बिलीव्स दैट ड्यूरिंग द स्लीप ऑफ द ईगो ऑफ द पर्सन इज वीक एंड नॉट अलर्ट। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है। तो जब आप सोते हो तो आपका ईगो क्या हो जाता है, बिल्कुल वीक हो जाता है, अलर्ट नहीं होता। So unsatisfied, depressed, desired, struggle and strive to come out of the unconscious। क्या होता है कि आपकी जो ऐसी डिजायर्ड है, आपका जो स्ट्रगल है, आपकी जो स्ट्राइव है, वो अनकॉन्शियस से बाहर आती है, जो कहाँ मिलती है हमें, ड्रीम के थ्रू, बराबर, एक सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर आपके सामने एक्सप्रेस होती है, विच कैन बी मेड मीनिंगफुल थ्रू प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। और इसका अगर हम प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कर भी पाए तो हम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है साइकोथेरापी। Thus, the repressed emotion, impulse, and ideas in the patient brought to the conscious level. Okay. So, psychodynamic technique of Freud is a special contribution in the field of psychotherapy, but it has some limitation also. Therapy should be well experienced and mentally healthy. After Freud, Meo Freuden also gave their contribution in the field of psychoanalysis by making a changes in the original technique. Those who follow thinking pattern Freud are known as a psychoanalyst. तो भाई जो फ्रूड की जो टेक्निक है, सिगमंड फ्रूड की जो टेक्निक है, उस टेक्निक के अंदर एक सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि जो थेरापिस्ट है, जो भी थेरापिस्ट है वो वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस वो मेंटली हेल्थी होना चाहिए। वही मेंटली हेल्थी नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो दे आर नॉट एबल टू डू द फ्री एसोसिएशन मेथड और ड्रीम इंटरप्रिटेशन मेथड। तो इस बात को खास ध्यान रखें। अब जिन्होंने भी सिगमंड फ्रूड को फॉलो किया है, उनकी साइको एनालिसिस प्रोसेस को फॉलो किया है, उसे हम लोग जानते हैं, साइको एनालिस्ट के तौर से जानते हैं, है ना। नंबर टू, बिहेवियर थेरापी अप्रोच। अब ये बिहेवियर थेरापी अप्रोच जो है वो क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं बिहेवियर थेरापी अप्रोच के बारे में।
बिहेवियर थेरापी इज ऑल्सो नोन एज अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें आप करना नहीं चाहते हो, बराबर, कुछ एक्शंस ऐसी होती है, एंगर आप करना नहीं, बट बाय योर वर्ड्स, बाय योर बिहेवियर, बाय योर इमोशंस, ये बातें रिलीज होती है, ये बातें एक्सप्रेस होती है ना, तो उसे कुछ बिहेवियर थेरेपी अप्रोच के नाम से हम जानेंगे। चलो, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन किसने दिया हुआ है? हमें जेबी वॉटसन ने दिया हुआ था 1920 के अंदर, यूएस के अंदर, बराबर। द प्रिंसिपल ऑफ अ कंडीशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, आफ्टर दैट बिहेवियर थेरेपी अप्रोच कम इनटू ऑपरेशन, लिंसलेस एंड स्कीनर coined the term behavior therapy around 1950. According to behavior therapy, many of the psychological disorders are due to the faulty learning, है ना? तो आपने कुछ न सीखने वाली चीजें सीखी है, या सीखने का जो आपका तरीका था वो आपने प्रॉपरली नहीं था, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ दिस फॉल्टी लर्निंग रिक्वायर्ड री लर्निंग और न्यू लर्निंग, और इससे हम लोग री लर्निंग या न्यू लर्निंग करने से आपका जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। Wolf employed the behavior therapy technique for the treatment of a phobia and anxiety related disorder। तो कि वॉल्फ नाम के जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो इस टेक्निक को फोबिया और एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज करते थे। Behavior therapy includes various techniques called a systematic desensitization, biofeedback, impulsive therapy, assertive training, token economy, modeling, aversion therapy। ये सारी थेरापी किसके अंदर आती है? आपके बिहेवियर के अंदर आती है। इस थेरापी को एक एक करके हम पढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 के अंदर काफी सारे मेंटल डिसऑर्डर को पढ़ चुके हैं। अब इस मेंटल डिसऑर्डर को सॉर्ट आउट करने के लिए हम या तो काउंसलिंग का यूज कर सकते हैं, या तो हम साइकोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब साइकोथेरेपी के अंदर हमने एक तो ऑलरेडी फ्रूड की जो साइको एनालिसिस प्रोसेस थी उसके हमने देख लिया, और दूसरी बिहेवियर थेरेपी जो जेबी वॉटसन की थी उसको भी हम अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको समझकर थोड़ा ध्यान रखकर आगे बढ़ना है। Let's begin with the systematic desensitization। ठीक है, तो ये सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन जो है आपका, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस टेक्निक इज एसोसिएट विद द रिलैक्सेशन स्टेट। कब वर्क करती है? रिलैक्सेशन स्टेट के अंदर वर्क करती है। थेरापी कैसे दी जाती है? बाय कीपिंग इन माइंड दैट अ पर्सन कैन नॉट बी बोथ रिलैक्स एंड एंजियस एट द सेम टाइम। इस चीज के अंदर ये चीज को ध्यान में रखा जाता है कि जो पर्सन है वो पर्सन या तो रिलैक्स हो सकता है या तो एंजियस हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। द मोड ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूड द स्टेज लाइक द इंटरव्यू, number 2 training in a relaxation, number 3 construction of anxiety hierarchies and a desensitizations के अंदर होता है, बराबर। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के अंदर क्या हो, हमने देखा कि भाई ये थेरापी अगर पर्सन को देनी है तो कैसे दे सकते हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई कोई भी पर्सन एक्स वाई जेड जो पर्सन है, वो पर्सन या तो रिलैक्स हो सकता है या तो फिर वो एंजियस हो सकता है। ठीक है, दोनों एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास कौन से ट्रीटमेंट दिए गए हैं? एक्सक्यूज मी, इसके अंदर आपको कौन से प्रॉब्लम दिए गए हैं? तो के सॉरी, ट्रीटमेंट, नॉट अ प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट। आप कौन सी ट्रीटमेंट कर सकते हो? तो कि उसके अंदर इंटरव्यू लिया जाता है, फिर जब बंदा रिलैक्स या पेशेंट या काउंसिल रिलैक्स होता है तब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी एंजाइटी क्रिएट की जाती है, बराबर, और लास्ट में उसका जो सेंसिटाइजेशन है उसे हम कम करते हैं। ठीक है। नंबर 2, अगर हम फ्लडिंग की बात करें, फ्लडिंग एक पावरफुल टेक्निक है बिहेवियरल अप्रोच के अंदर।
इन द ट्रीटमेंट बाय फ्लडिंग टेक्निक द पेशेंट इज प्लेस इन अ रियल लाइफ एंजाइटी, उसको रियल लाइफ एंजाइटी दी जाती है यहाँ पर। देखो, प्रोड्यूसिंग सिचुएशन एंड मेड टू एक्सपीरियंस इट, बराबर। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि किसी बंदे को डार्कनेस से डर लगता है, तो उसको डार्कनेस के अंदर रखा जाता है, ठीक है। अ पर्सन हैविंग अ फोबिया ऑफ डार्कनेस इज रियली टेकन टू डार्क प्लेस एंड मेड टू डायरेक्टली एक्सपीरियंस देयर फियर, ठीक है। तो आपका जो फ्लडिंग होता है, फ्लडिंग में कैसे वर्क किया जाता है कि उसको जो भी एक्सवाइजेड जो पर्सन है, जो भी जिसको साइकोलॉजिकल डिजीज है, उस साइकोलॉजिकल डिजीज का रियल लाइफ के अंदर उसको उस चीज का एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। नंबर 3 जो है वो है असर्टिव ट्रेनिंग। असर्टिव ट्रेनिंग आप कैसे दिए जाते हैं कि ट्रेनिंग इज हेल्पफुल टू मेक अ पर्सन माइंड स्ट्रांग। कोई भी ट्रेनिंग हो, एक्स वाई जेड कोई भी ट्रेनिंग हो, वो पर्सन को क्या करती है, और स्ट्रांग बनाती है, और अपना अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज करती है, बराबर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी साइकोलॉजिकल डिजीज वाला जो पर्सन है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है टू असर्ट एंड एक्सप्रेस ऑल फॉर्म्स इमोशन, एक्सप्रेस इज प्रॉब्लमेटिक वरी एंड एंजाइटी। उसको किसी चीज की एंजाइटी है या प्रॉब्लम है, उसको छोड़कर उसकी जितने भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। A very timid and a recessive type of person is trained and encouraged to be assertive and pushing. नंबर 4 जो है वो है हमारे पास टोकन इकोनॉमी। तो इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि भाई एक कार्ड दिया जाता है। ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। किसी भी पर्सन को एक कार्ड या एक डिस्क या एक मेटल पीस दिया जाता है पैसे के बदले में, एंड गिवन टू द पेशेंट परफॉर्मिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ डिजायरेबल एक्टिविटी, और उस चीज से उसे कहा जाता है कि आपको कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करनी है। द टोकन thus gathered by the patient can be exchanged for the desired object or activities. आपको मैंने एक मेटल का कार्ड दिया, आप मेटल का कार्ड लेकर, मेटल का पीस दिया, आपको बोला कि आपको जो चीज है वो लेकर आओ। आपने क्या किया, जब आपको जितनी चीजें को जरूरत थी आपने उतने मेटल पीसेस कलेक्ट किए और धीरे धीरे वन बाय वन उसका एक्सचेंज किया। अब ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर ज्यादातर हम चिल्ड्रंस के अंदर इस मेथड को यूज कर सकते हैं, है ना। चलो, नेक्स्ट बिहेवियर के बाद हमारे पास अब आता है कॉग्निटिव अप्रोच आता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव अप्रोच कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी हम पढ़ ले। हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ लिया था, बिहेवियरिक अप्रोच पढ़ लिया हमने। उससे पहले हमने सिगमंड फ्रूड का फ्री एसोसिएशन मेथड पढ़ी हमने, उसकी ड्रीम इंटरप्रिटेशन मेथड। ये जो सारी मेथड्स है, ये सारी हमारी कौन सी मेथड्स है भाई, ये हमारी मेथड कौन सी है, क्योंकि ये थेरापीज है अलग अलग, है ना। साइको एनालिटिकल अप्रोच की तरफ से आपको थेरापी मिल सकती है, साइको एनालिटिकल अप्रोच के अंदर फ्री एसोसिएशन मेथड है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन मेथड है। अगर हम बिहेवियर थेरापी अप्रोच की बात करें तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की मेथड है, फ्लडिंग की मेथड है, असर्टिव ट्रेनिंग की मेथड है, टोकन की मेथड है। मतलब इतनी मेथड्स हमने यहाँ तक पढ़ी है। अब हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है कॉग्निटिव अप्रोच। चलो, लेट्स बिगिन विद द कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम देखेंगे। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय द एरन बेक। किसने बनाया, तो क्या एरन बेक नाम के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस मेथड को डेवलप किया हुआ है। दिस मेथड ऑफ थेरापी इज वाइडली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिप्रेशन। अगर कोई बंदा डिप्रेशन के अंदर है तो उसको कॉग्निटिव अप्रोच के थ्रू हम किसी भी इस तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये जो थेरापिटिक मेथड है हेल्प करता है पेशेंट को टू रिकॉग्नाइज हिज नेगेटिव थॉट्स, उसकी एरर्स इन थॉट्स एंड रीजनिंग एंड मिस जजमेंट इन द इंटरप्रिटेशन। मैंने बोला कुछ, आपने समझा कुछ, ठीक है, तो दैट इज योर मिस जजमेंट, बराबर। आपके कुछ नेगेटिव थॉट्स है, मैं जितना भी पॉजिटिव बोलूं लेकिन आपके दिमाग में वो नेगेटिव के नेगेटिव ही रहता है। आपको सोचने में कुछ एरर्स आ रहे हैं, आप प्रॉपरली किसी चीज को रीजनिंग नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो केस है, इस केस के अंदर क्या होता है, हमें कॉग्निटिव अप्रोच वाला मेथड यूज करना पड़ता है। ये मेथड किसने बनाया था, तो क्या एरॉन बेक नाम के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बनाया था।
तो इसके अंदर कैसे वर्क करता है कि जो थेरापिस्ट होता है हेल्प करता है पेशेंट को ट्राई इट आउट अ न्यू इंटरप्रिटेशन एंड फाइंड आउट अ न्यू वे ऑफ अ थिंकिंग इन अ डेली लाइफ। बराबर। एक ही सिचुएशन को अगर हम बार बार देखेंगे तो हमें एक ही वे दिखेगा, लेकिन कॉग्निटिव अप्रोच से हम उस चीज का अलग अलग नजरिया, जिसे हम लोग कहते हैं, वे नजरिया बदलना है। ठीक है। अब ये वाली जो बैक की जो मेथड है वो कब सक्सेसफुल होती है? एक तो पैनिक डिसऑर्डर के अंदर, और दूसरा एंजाइटी डिसऑर्डर। जब ये दोनों डिसऑर्डर आते हैं तब हम लोग कॉग्निटिव अप्रोच का यूज करते हैं। अब कॉग्निटिव अप्रोच के अंदर भी दो अलग अलग थेरापी हमारे पास है। नंबर वन, कॉग्निटिव थेरापीज। ये कॉग्निटिव थेरापीज जो दी थी वो अल्बर्ट एलिस और एनन बेक ने साथ में मिलकर ही थेरापी की टेक्निक को पायोनियर्स किया हुआ है। ठीक है। Last 2 decades, there is a significant increase in the use of the cognitive therapy due to their efficiency, especially in the treatment of the depression and the anxiety. हाँ, लास्ट 20 years, बराबर यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि लास्ट 2 decades, 1 decade मतलब 10 years, 2 decades से ये जो कॉग्निटिव थेरापी है वो बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी आज के लोगों में बहुत ज्यादा हमें देखने को ये मिलती है। अब कैसे होती है? तो कि इस कॉग्निटिव थेरापी के अंदर cognition refers a function like attention, judgment, learning, thinking, remembering, and consciousness used to comprehend the world of our experience. तो इस मेथड के अंदर आपका अटेंशन, आपका जजमेंट, आपका लर्निंग, आपका थिंकिंग, आपका रिमेम्बरिंग, आपका कॉन्शियसनेस, इन सबको मेजर किया जाता है। नंबर टू हमारे पास है रैशनल इमोटिव थेरापी। अब ये जो रैशनल इमोटिव थेरापी है ये मोस्ट वाइडली यूज थेरापी है। कब यूज होती है? कि कब, जब कभी भी आपका पेशेंट है उसका बेसिक मेल एडेप्टिव थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कोई ऑर्थोडॉक्स पर्सन है, इस ऑर्थोडॉक्स पर्सन की जब कभी भी हमें उसकी थिंकिंग को चेंज करना है, या कोई ऐसा पर्सन है कि जो हमेशा गलत सोचता है, या उसकी बातों में ज्यादातर हमें नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है। उसको कहते कुछ और है, अच्छी भलाई वाली बात करते फिर भी उसको ऐसा लग, नहीं यार ये तो मेरी हमेशा बुराई करता है। तो तब इस सिचुएशन के अंदर हमें मैल एडिक्टिव थॉट प्रोसेस है, ये मैल एडिक्टिव थॉट प्रोसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए हम रैशनल इमोटिव थेरापी का यूज करेंगे। Many people hold unrealistic belief and perfectionist values. These people invites failure. अब कुछ बंदे ऐसे हैं जो अनरियलिस्टिक बिलीव को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो पर्सन है वो हमेशा फेलर को, या हमेशा वो डिसअपॉइंट होते हैं। बराबर। ऑलवेज लाइन मिजरी एंड सेल्फ पीटी। ठीक है। अपने अंदर ही धंसते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। बराबर। जो बंदा बार बार यही कहता है, नहीं ये काम टाइम पे होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसा होना ही चाहिए था। जब भाई इस सिचुएशन के अंदर अनरियलिस्टिक नहीं होता है, हर बार रियलिस्टिक आप जो सोचोगे वो नहीं होता। लेकिन अगर वो ऐसा ही होता है, नहीं मैंने जो सोचा वही होना चाहिए, इन दैट केस दैट इज हिज और हर मेल एनर्जी थॉट प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को कॉप अप करने के लिए हमारे पास रेशनल इमोटिव थेरापी है। These people fail in activity goal because of their faulty thought process। और ये पर्सन हमेशा अपने गोल को कंप्लीट करने में फेल होते हैं क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस ही गलत है। Alice therapeutic method attempt to restrict structure of the patient's self-evaluation and believe the system, and then ultimately change in his thought process। तो भाई एलिस थेरापेटिक जो मेथड है उस मेथड के अंदर पूरे पेशेंट जो है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है, उसको रीएवेल्युएट किया जाता है, और फिर उसकी जो थॉट प्रोसेस है उस थॉट प्रोसेस को चेंज किया जाता है। बराबर। तो इन दिस वे कॉग्निटिव वाज हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन द साइकोथेरेपी। अगर आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट के और वीडियो